नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 का तीसरा संस्करण जारी किया। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियों के लिए वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया। यूएनडीपी इंडिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारत सहित 138 देशों और अधिकार क्षेत्रों ने वैश्विक कर समझौते को लागू करने के ऐतिहासिक कदम पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 का तीसरा संस्करण जारी किया है। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारत के निर्यात प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। साथ ही इसमें क्षेत्र विशिष्ट और जिला स्तरीय पण्य निर्यात से संबंधित रुझानों का भी उल्लेख किया गया। नीति, व्यवसाय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र और निर्यात प्रदर्शन एपीआई में राज्यों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि तटीय राज्य, स्थलरुद्ध राज्य, हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य। सूचकांक के कई प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि अधिकतर तटीय राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। स्थलरुद्ध, हिमालयी और केंद्र शासित प्रदेशों या फिर छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर हम देखें तो स्थलरुद्ध राज्यों में हरियाणा, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। देश के 99% से ज्यादा जिले एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल हैं। इस सूचकांक के तहत 10 मदें भारत के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा कवर करती हैं। इनमें इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल हैं। केवल 100 जिले भारत से लगभग 87% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। भारत का 49% निर्यात केवल 10 गंतव्यों को जाता है। लेकिन इस सूचकांक में ये भी बताया गया है कि प्रमुख चुनौतियां हैं देश के कई क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी की कमी, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निम्न प्रदर्शन, निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया जाता है। इसके अलावा विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है। और इसी संबंध में कई सिफारिशें की गई, जैसे कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थान विशिष्ट रणनीतियां अपनानी चाहिए, निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने की जरूरत है। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से विदेशी बाजारों का लाभ उठाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी, औषध उद्योग, ऑटोमेटिव वस्त्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च समृद्धि वाले क्षेत्रों की पहचान करने की जरूरत है। इसके साथ ही डेटा की उपलब्धता में सुधार करना चाहिए। अगली खबर आर्थिक जगत से संबंधित है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियों के लिए वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दे दिया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है विनियामकीय और पर्यवेक्षी दृष्टिकोणों को व्यापक बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुरूपता को बढ़ावा देना। इसमें क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजारों में हुई घटनाओं से सीख लेते हुए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये फ्रेमवर्क समान गतिविधि, समान जोखिम, समान विनियमन के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेमवर्क ये भी सुनिश्चित करता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियां और स्टेबल कॉइन्स सुसंगत और व्यापक विनियमन के अधीन हों। इस फ्रेमवर्क के तहत 2 अलग अलग समूहों की सिफारिशें शामिल हैं। क्रिप्टो परिसंपत्ति संबंधी गतिविधि और बाजारों के विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए उच्च स्तरीय सिफारिशें, वैश्विक स्टेबल कॉइन व्यवस्थाओं के विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए संशोधित उच्च स्तरीय सिफारिशें। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने सिफारिशों के दोनों समूहों द्वारा 3 क्षेत्रों को मजबूत बनाने पर बल दिया है। एक है ग्राहक परिसंपत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना, हितों के टकराव से जुड़े जोखिमों का समाधान करना और सीमा पार सहयोग को मजबूत करना। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं को इन सिफारिशों में शामिल नहीं किया गया है। क्रिप्टो संपत्ति और स्टेबल कॉइन्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो परिसंपत्तियां निजी क्षेत्र की डिजिटल परिसंपत्तियां हैं। ये मुख्य रूप से क्रिप्टोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या फिर इसी तरह की तकनीक पर निर्भर करती हैं। क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजारों के अलग अलग खंड हैं। ऐसी क्रिप्टो परिसंपत्तियां जो मूल्य के किसी समर्थित परिसंपत्ति पर निर्भर नहीं होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस।
ये क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजारों के 3 अलग अलग खंड हैं। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका मूल्य किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधनों से तय किया जाता है। अब बात करते हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड के बारे में। ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी और आवश्यक सिफारिशें करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2009 में G20 के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की स्थिरता को बढ़ाना है। FSB यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कोई संधि आधारित संगठन नहीं है। इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। और अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। UNDP इंडिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत और एब्सोल्यूट नामक बायोसाइंस कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे कि कुछ राज्यों ने वित्तीय बाधाओं के कारण इस योजना से बाहर निकलने का फैसला किया है। बीमा कंपनियों द्वारा कम मुआवजे का भुगतान किया जाता है, मुआवजे के भुगतान में देरी भी की जाती है और कई मामलों में तो दावों को अस्वीकार ही कर दिया जाता है। बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज के मामले में भी मतभेद देखा जाता है। फसल के नुकसान पर दावों की रिपोर्टिंग की सही पद्धति के बारे में किसानों के बीच जागरूकता का अभाव है। वर्षा जैसी मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में विफलता से फसल के नुकसान के आकलन में बाधा आती है और मुआवजे के भुगतान में देरी होती है। MOU से कई तरीके से मदद मिलेगी, जैसे कि फसल बीमा और कृषि ऋण प्रक्रिया संबंधी सेवाओं के वितरण को डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा। इससे योजनाओं की पहुंच और स्वीकार्यता बढ़ेगी। कृषि भूमि की पहचान को सुविधाजनक बनाने और फसलों की निगरानी और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित समाधानों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही फसल के नुकसान के सटीक आकलन और जोखिम मूल्यांकन के लिए किसानों, कृषि उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs की क्रेडिट प्रोफाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016-17 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं यानी आकस्मिक जो घटनाएं हो जाती हैं, उनके कारण फसल को हुए नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये योजना सभी राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है, यानी कि अगर किसान चाहे तो उसको ले सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। किसानों को खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और बागवानी या वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और आइए अब बात करते हैं गरीबी तथा कुपोषण की। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर MPI का दूसरा संस्करण है। ये संस्करण दोनों सर्वेक्षणों NFHS4 जो कि 2015 से 16 तक था और NFHS5 जो कि 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। सरकार की सुधार और समृद्धि करने के लिए वैश्विक सूचकांक पहल के तहत नीति आयोग MPI के लिए नोडल एजेंसी है। GIRG विविध महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 24.85% था। ये 2019 से 21 में घटकर 14.96% हो गया। इन 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। गरीबी में सबसे तीव्र गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गई है। गरीबी की तीव्रता भी 47.14% से घटकर 44.39% हो गई है। गरीबी की तीव्रता बहुआयामी निर्धनता में रहने वाले लोगों के बीच औसत अभाव को मापती है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के सभी 12 संकेतकों में सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन संकेतकों को 3 शीर्षकों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में विभाजित किया गया है। स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस वितरण, स्कूली शिक्षा के वर्ष आदि में सुधार ने MPI मान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में हुई है। संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट आई है उत्तर प्रदेश में। भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले SDG लक्ष्य 1.2 जो कि बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने का लक्ष्य रखता है, इसे हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
और आइए बात करते हैं ग्लोबल टैक्स व्यवस्था की। भारत सहित 138 देशों और अधिकार क्षेत्रों ने वैश्विक कर समझौते को लागू करने के ऐतिहासिक कदम पर सहमति व्यक्त की। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों को कर चोरी और कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस को रोकने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठा रहा है। OECD ने 2013 में आधार शरण और लाभ स्थानांतरण यानी कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर परियोजना शुरू की थी। BEPS बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर नियोजन रणनीति है। ये कंपनियां कर का भुगतान करने से बचने के लिए कर नियमों में खामियों और अलग अलग देशों के नियमों में अंतर का फायदा उठाती है। OECD का अनुमान है कि कॉर्पोरेट द्वारा कर परिहार के कारण देशों को वार्षिक रूप से 100 से 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो रहा है। BEPS परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है। BEPS पर OECD या G20 समावेशी ढांचे ने 2 पिलर समाधान प्रदान किए हैं। ये समाधान ये सुनिश्चित करते हैं कि बड़े MNE उन देशों या अधिकार क्षेत्रों में कर का भुगतान करेंगे जहां वे परिचालन में हैं और लाभ अर्जित करते हैं। पिलर 1 के तहत सबसे बड़े और सर्वाधिक लाभ अर्जक मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एक निर्धारित लाभ मार्जिन से ऊपर के मुनाफे का 25% उन बाजार अधिकार क्षेत्रों में फिर से आवंटित करेंगे जहां उनके उपयोगकर्ता और ग्राहक मौजूद हैं। पिलर 2 ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बड़े मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज कम से कम 15% की दर वाले वैश्विक न्यूनतम कर का भुगतान करें, भले ही अधिकार क्षेत्र कोई भी हो जहां मुनाफा दर्ज किया जा सकता है। GMT 2024 से लागू होगा। वर्ष 2025 तक 750 मिलियन यूरो से ज्यादा राजस्व वाली लगभग 90% बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस कर के अधीन होंगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वैश्विक अनुभव से ये पता चलता है कि अफ्रीकी देशों में चीतों को फिर से बसाने के शुरुआती चरण में फिर से बसाए गए लगभग 50% से ज्यादा चीतों की मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु अंतर प्रजातिगत संघर्ष, बीमारियों, शिकार के दौरान लगी चोट, अवैध शिकार, सड़क पर वाहन से दुर्घटना, जहर देना और अन्य शिकारी जानवरों द्वारा हमले के कारण हो सकती है। NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसे प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली बार कुल 20 रेडियो कॉलर लगे चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मांसाहारी जानवर को सीधे एक महाद्वीप के वनों से दूसरे महाद्वीप के वनों में लाया गया है। इसीलिए प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी कई चुनौतियां थीं, जैसे कि चीतों को लंबे समय तक अलग से रखने यानी कि क्वारंटाइन से उनकी अनुकूलन संबंधी क्षमताएं प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही उनमें मनोवैज्ञानिक समायोजन की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, जिससे कि वे ज्यादा असुरक्षित हो सकते हैं। बाघों और तेंदुओं के विपरीत चीता अपेक्षाकृत छोटा और दुर्बल जानवर है। इस कारण जंगल में उसके घातक रूप से घायल होने की अधिक संभावना होती है। चीता एक बहुत तेज दौड़ने वाला वन्यजीव है, इसलिए उसे बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। इस मामले में कूनो नेशनल पार्क में जगह और शिकार दोनों की कमी है। आपको बता दें कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है। ये शुष्क और झाड़ीदार वनों और सवाना घास भूमि की एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति दरअसल वो होती है जो कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है। चीता साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षित है। IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीता वल्नरेबल है और एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अग्रिम प्राधिकरण योजना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अग्रिम प्राधिकरण योजना को विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लागू कर रहा है। यह योजना इन इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है। किसी भी इनपुट के अलावा पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक आदि जिसका निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग या फिर उपयोग किया जाता है, उसे भी अनुमति दी गई है। अग्रिम प्राधिकरण सहायक विनिर्माताओं से जुड़े विनिर्माता निर्यातकों और पण्य निर्यातकों को जारी किया जाता है। अगला टॉपिक है IEA ऑयल 2023 सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स टू 2028।
ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को तीव्र गति से अपनाने के कारण तेल की वैश्विक मांग में वृद्धि धीमी होने वाली है, जो 2028 तक लगभग रुक जाएगी। वर्ष 2026 के बाद परिवहन के लिए तेल का उपयोग कम होने का अनुमान है। इसके कारण है इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में बढ़ोतरी, जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और फ्यूल इकोनॉमी में सुधार से तेल खपत में कमी। वर्ष 2022-28 के दौरान तेल की मांग में लगभग 3/4 वृद्धि एशिया से होगी। वर्ष 2027 तक भारत तेल की मांग में वृद्धि के मुख्य स्रोत के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। गंबूसिया एफिनिस। आंध्र प्रदेश ने मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए गंबूसिया मछली को राज्य के जल निकायों में छोड़ा है। गंबूसिया एफिनिस दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानिक प्रजाति है। इस मछली को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली को मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत सहित कई देशों ने गंबूसिया को आक्रामक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस मछली की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इन्हें अपनी प्रतिस्पर्धी मछलियों के अंडे और मेंढक टेडपोल को खाने के लिए जाना जाता है। अगला टॉपिक है स्टील स्लैग। स्टील स्लैग स्टील निर्माण का एक बाय प्रोडक्ट है। इसका उत्पादन स्टील निर्माण वाली भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले हुए स्टील को अलग करने के दौरान होता है। सड़क बनाने में स्टील स्लैग का उपयोग करने से कई लाभ होते हैं। पारंपरिक रूप से बनने वाली सड़क की निर्माण लागत की तुलना में स्टील स्लैग से बनी सड़क की निर्माण लागत लगभग 30% तक कम हो जाती है। इससे बनने वाली सड़क की मोटाई कम हो जाती है। स्टील स्लैग से बनी सड़कें ज्यादा टिकाऊ होती हैं और इन सड़कों के निर्माण के लिए कम कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग के और भी कई उपयोग हैं, जैसे कि इसको मृदा की अम्लीयता नियंत्रित करने की क्षमता के कारण कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। पौधों को सिलिकॉन प्रदान करने वाले सिलिकेट उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट के निर्माण में तथा अम्लीय जल का उपचार करने में भी स्टील स्लैग का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है सिकाडा। सामान्य तौर पर दक्षिण भारत में पाए जाने वाले विदेशी सिकाडा ने भारतीय पहचान बना ली है। कीट प्रजाति पुराना चिविडा को गलती से पुराना टिग्रिना समझ लिया जाता है, जो कि इसके मलयालम नाम चिविडू पर आधारित है। इसका पहली बार वर्णन 1850 में मलेशिया में किया गया था। सिकाडा हेमिप्टेरा कुल के कीट हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़ों का एक समूह है। आमतौर पर 2 तरह के सिकाडा मिलते हैं, प्रतिवर्ष दिखने वाला सिकाडा और विशेष अवधि में दिखने वाला सिकाडा। सिकाडा कुछ पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करते हैं, जैसे ये कीड़े पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आहार स्रोत हैं। घास भूमियों में छेद करके ये मृदा में हवा और पानी पहुंचाने में सहायक होते हैं और मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। और अब अगला टॉपिक है प्रतिचक्रवात, एंटी साइक्लोन। यूरोप में हीट वेव की स्थिति सेरबेरस नामक प्रतिचक्रवात के कारण उत्पन्न हो रही है। ऊपर से नीचे उतरती हवाएं उच्च दबाव बनाती हैं, जिससे कि प्रतिचक्रवात उत्पन्न होता है। प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, जबकि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और इसी वजह से प्रतिचक्रवात में हवाएं उच्च दबाव वाले क्षेत्र से बाहर की ओर निकलती हैं। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। उच्च दबाव प्रणालियों में दाब प्रवणताएं कम होती हैं, यानी कि वायु दाब तेजी से नहीं बदलता है। इसका मतलब ये है कि पवन गति मंद होती है। जैसे जैसे हवा नीचे की ओर आती है, ये गर्म होती जाती है और इससे मौसम भी गर्म और शुष्क हो जाता है। और अब अगला टॉपिक है गोमती नदी। गोमती एक बारहमासी नदी है। ये नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर के पास माधो टांडा में मेन कोट से निकलकर गोमत ताल झील से निकलती है। गोमत ताल झील को फुलहर झील भी कहा जाता है। ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ये गंगा के मैदान की एक जलोढ़ नदी भी है। जलोढ़ नदी का तल और किनारा नदी द्वारा लाए गए तलछट से ही बना होता है, इसीलिए ऐसी नदी को जलोढ़ नदी कहते हैं। ये नदी वाराणसी के साथ लगे गाजीपुर के कैथी नामक स्थान में गंगा नदी से मिलती है। गोमती नदी की और भी कई सहायक नदियां हैं, वो है गचई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी और कठना। अगला टॉपिक है रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसरो और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आरटीजीज विकसित कर रहे हैं, यानी कि रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। आरटीजीज हल्के और कॉम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम्स हैं। आरटीजीज के ईंधन में रेडियोधर्मी सामग्री
जैसे कि प्लूटोनियम 238 या फिर स्ट्रोंशियम 90 का उपयोग किया जाता है। इनका क्षय होने पर ये ऊष्मा मुक्त करते हैं। ये गर्म ईंधनों और अंतरिक्ष के ठंडे वातावरण के बीच तापमान में व्यापक अंतर को थर्मोकपल ग्रहण कर लेते हैं। ये बिना किसी मूविंग पार्ट का उपयोग किए विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। थर्मोकपल आरटीजीज में लगे रहते हैं। थर्मोकपल ऐसे उपकरण हैं जिसके दोनों सिरों पर ताप प्रवणता होने पर वोल्टेज विकसित होता है। वॉयेजर, कैसिनी जैसे अंतरिक्ष यान आरटीजीज द्वारा संचालित किए जा चुके हैं। अगला टॉपिक है डोंकी रूट। डोंकी रूट या मानव तस्करी मार्ग दूसरे देशों से होकर और कई बार उन देशों में रुककर किसी अन्य देश में प्रवेश करने का एक गैर कानूनी तरीका है। इस तरीके से अन्य देश में प्रवेश करने के लिए कई महीनों तक जीवन को खतरे में डालने वाले जोखिम और अन्य अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगला टॉपिक है कालका शिमला रेलवे। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिष्ठित कालका शिमला रेलवे मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। कालका शिमला रेलवे मार्ग उत्तर भारत में नैरो गेज रेलवे मार्ग है। ये कालका से शिमला तक अधिकतर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरता है। इस रेल मार्ग को पहाड़ों और आसपास के गांवों के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। इसे 1898 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को शेष भारतीय रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए बनाया गया था। भारत की माउंटेन रेलवे को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। माउंटेन रेलवे में कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे शामिल हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।